तो इसके बाद हम जितने भी वॉर्स की बात करेंगे वो वॉर होगा आफ्टर द 1947, मतलब कि उस टाइम पे जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन कर लिया था। तो जिसमें से फर्स्ट वॉर विद पाकिस्तान बोले तो इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947। ये वॉर 1 साल तक चला था, अराउंड 1948 तक चला था। और ये वॉर हुआ था ऑफ कोर्स कश्मीर के लिए हुआ था ये वॉर। एक्चुअली ये वॉर को समझने के लिए कंप्लीट अदर एक वीडियो है, एक वीडियो बन सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि उस पर एक वीडियो बने तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। तो ये वॉर जो हुआ था कश्मीर इशू के लिए हुआ था। इस वॉर के बाद इंडिया ने जो है अराउंड 2/3 ऑफ द टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर का था उस पर इंडिया ने अपना कंट्रोल कर लिया था। और 1/3 ऑफ का टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया था, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। तो इस वॉर के अगर हम कैजुअलिटीज देख लेते हैं तो इसमें अराउंड 1100 Indians died in the war, 11 to 1500 Indians died in the war, and more than 5000 Pakistani died in the war. Pakistani soldiers died in the war. तो ये था इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947। तो हमारा सेकेंड एक्सपीरियंस आता है इन द ईयर 1962, वॉर विद चाइना या इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। ये वॉर के पीछे रीज़न था क्योंकि इंडिया ने असाइलम ग्रांट कर दिया था दलाई लामा को तो कम इन इंडिया। तो इसकी वजह से क्या चाइनीज एग्रेशन स्टार्ट हो गया था इन द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे हम आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। और इन द वेस्टर्न साइड इन द अक्साई चेन, उस वाले रीजन में चाइनीज एग्रेशन स्टार्ट हो चुका था। तो इसकी वजह से मतलब इंडिया का चाइना पे वॉर डिक्लेयर हो चुका था। और अराउंड कैजुअलिटीज के फिगर पे हम जाते हैं तो अराउंड 3000 इंडियन सोल्जर्स डाइड इन द वॉर। और अराउंड आपका 6 to 1000 चाइनीज सोल्जर्स डाइड इन द वॉर। तो ये था द वॉर ऑफ 1962। और जो सबसे फेमस जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी डेथ का रीज़न कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इसका जो ट्रॉमा था, जो लॉस का ट्रॉमा था, वो भी एक रीज़न था इनके डेथ की वजह से कि मतलब ये जो वॉर में जो लॉस हुआ था उसका ये भी रीज़न था कि उसकी वजह से वो ट्रॉमा में रहते थे। और थर्ड जो हमारा वॉर एक्सपीरियंस है विद पाकिस्तान इन द ईयर 1965। और माना ये जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यही एक ऐसा वॉर है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉरशिप्स यूज़ हुए हैं। और आपका ये जो टैंक्स यूज़ हुए हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉरशिप्स और टैंक्स और आपका एयरक्राफ्ट यूज़ हुए थे इस वॉर में। अगर हम कैजुअलिटीज़ फिगर पे जाते हैं तो अराउंड 3000 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स का डेथ हुआ था। और अराउंड 35 to 4000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का डेथ हुआ था इस वॉर में। इसके बाद चलिए अपना फोर्थ एक्सपीरियंस देखते हैं कि इंडिया का फोर्थ एक्सपीरियंस कहाँ था वॉर पे। तो ये था 1971 में, जिसमें जो कि था फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताना, इस पर बहुत ही अच्छा लंबा सा वीडियो बन सकता है। तो ये वॉर बेसिकली था वो जो रिजीम चेंज हुआ था बांग्लादेश में, वहाँ पे पहले दो था। वो जो आज का रीजन जो बांग्लादेश है वो पहले वो पाकिस्तानी था, इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और वो वेस्ट पाकिस्तान था। बहुत बार होता यूँ था कि वहाँ का जो गवर्नमेंट था इसे रूल करता था, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट था। यहाँ बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी में थे और यहाँ पास हिंदी स्पीकिंग मेजोरिटी में थे, तो वो बनता नहीं था। तो इसकी वजह से जब रिजीम चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं एक राइजिंग हो गया पीपल का अगेंस्ट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज। तो इस पे क्या हुआ था, इंडिया ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश का क्रिएशन में। ये बांग्लादेशियों के लिए एक खुशी का माहौल होना चाहिए कि हमने वो वॉर को सपोर्ट किया था, जिससे आज उनका एक नेशनल आइडेंटिटी है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये वॉर था 1971 में। इसमें अगर हम कैजुअलिटीज पे जाते हैं तो इसमें अराउंड 3000 इंडियंस डाइड एंड 9000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स डाइड। और इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट एक्सपीरियंस में, वो है कारगिल। ऑफ कोर्स कारगिल वॉर, इंडिया पाकिस्तान द वॉर ऑफ 1999, जिसमें कारगिल पे वॉर हुआ था हमारा, जिसमें पाकिस्तान का माना ये जाता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर वो जो है कश्मीर में घुस आए थे एज अ सिविलियंस। तो उस केसेस में वॉर स्टार्ट हो गया था। इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी तो नहीं हुआ, अराउंड 520 इंडियन सोल्जर्स या 5 to 600 इंडियन सोल्जर्स का डेथ हुआ था इसमें, और अराउंड 1000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का डेथ हुआ था। तो ये था हमारा वॉर एक्सपीरियंस का। आइए अब हम समझते हैं कि वॉर के टाइम पे या वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं।
जैसे फर्स्ट अमंग देम इज कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहला होता यूँ है कि कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है। अगर अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि अगर प्रेसिडेंट ये कन्विंस्ड है कि जो हमारा जो कंट्री है उसका सॉवरेन इंटीग्रिटी थ्रेटेंड है, तो वो किसी टेरिटरी पे या तो वो किसी इंडियन टेरिटरी या फिर पूरे होल ऑफ द इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो अपना ये पावर उठाते हैं फ्रॉम द आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे उन्हें अगर कोई रिटर्न लेटर मिल जाता है फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास फुल पावर है कि वो एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे और साथ ही साथ वॉर भी डिक्लेयर कर दे। तो इस केसेस में क्या होता है कि हमारा जो आर्टिकल 19 जिससे हम अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हम मतलब हमारा जो निकल के आता है, तो वो आर्टिकल पूरी तरह से सस्पेंड हो जाता है। ये है वॉर के टाइम पे, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वॉर डिक्लेयर करने का जो ग्राउंड है वो है वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या आर्म रेबेलियन हो गया। ये तीनों के टाइम पे हमारा जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। तो एक्चुअली जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 352 टू 360 तक डील करता है। पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है इन रिलेशन टू इमरजेंसी। और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए तो हमारे पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा दिया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 360 से पावर निकल के आता है अगर वॉर का फंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ गया तो। ये तो बस एक है। और सेकेंड आइए हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वॉर। तो अगर हम ये देखेंगे अराउंड जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, हम इसे बस समझने के लिए पॉइंट को यूज कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था, ब्रिटिश को हैवी कॉस्ट उठाना पड़ा था वॉर का। तो वो जो वॉर का फंडिंग जो करते थे वो कॉलोनीज से भरते थे। तो उस टाइम वो फिर उसको रिकवर कैसे करते थे, वो करते थे थ्रू टैक्सेशन, जिसमें तो फर्स्ट हमारा जो आता है वो है कि कहा जाता है कि अराउंड एडिशनल 3 मिलियन नेशनल डेब्ट क्रिएट हो गया था ओवर इंडिया, ठीक है। जो कि वो इंडियन जो प्रोडक्शन था, वो इंडिया का जो बेसिकली जो फंड इंडिया के लिए था, इंडियन पीपल के लिए था, वो इससे फंड करते थे। मतलब इस पे एक डेब्ट क्रिएट हो गया था अराउंड 3 मिलियन का, जिसका बर्डन उन्होंने किस पे पुट किया था, ऑफ कोर्स इंडियन पे। कहा जाता है कि उस टाइम और कहा ऐसा उन्होंने पिट किया था इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ही हार्श होता है क्योंकि वो सब पे इक्वली लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसे आप कोई कमोडिटी खरीदते हो, तो अगर एक पार्ले जी बिस्किट एक कितना अमीर भी खरीदे या गरीब भी खरीदे, उसे प्राइस तो सेम ही लगने हैं, टैक्स भी सेम ही लगने हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू वो क्या कहते हैं, इंडियंस पे ये जो 3 मिलियन का जो डेप्थ क्रिएट हुआ था, नेशनल डेप्थ, वो इंडियंस पे इम्पोज कर दिया था उन्होंने। और इसके बाद हुआ यूं था कि उनका जो टैक्स रेवेन्यू था अराउंड इनडायरेक्ट टैक्स, वो 2% से अराउंड 11.7% चला गया था 1917 में। आप देख लो उन्होंने कैसे अपने रेवेन्यू इंक्रीज किए थे या डेप्थ को फंड किया था। और माना ये जाता है कि डिस्पाइट ड्राउट, ये जो और ड्राउट की वजह से हुआ क्या था कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो गया था। फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम होने की वजह, एक साइड हमारा कंट्री का पॉपुलेशन ऑलरेडी फामाइन के थ्रू जा रहा था, उसके बाद भी हमारा जो फूड ग्रेन्स था उसको वर्ल्ड वॉर टू में डाइवर्ट कर दिया गया था टुवर्ड्स वॉर। विंस्टन चर्चिल जो उस टाइम ब्रिटेन के पीएम थे, उन्हें इस चीज के लिए हेविली क्रिटिसाइज किया गया था कि एक साइड आपका इंडियन जो है भूखे मर रहे थे और दूसरे साइड आपने सेम फूड ग्रेन जो है वॉर की फंडिंग, आई मीन फूड ग्रेन्स को मिलिट्री पर्पस के लिए दे दिया गया था कि आपका जो प्रायोरिटी मिलिट्री वॉज मोर देन द पीपल। तो ये कि इसके लिए एक विंस्टन चर्चिल को बहुत ही हेविली क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था हमारा इकोनॉमिक एक्सपीरियंस फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। और अब हम लोग देखते हैं कि 1962 में भी ऐसा ही कुछ केस हुआ था। 1962 में हमारा जो था प्लानिंग बहुत ही कुछ था नहीं प्लानिंग की, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही फंड उधर हमें डाइवर्ट करना पड़ा था। और कहीं ना कहीं जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान जो फेल हुआ था, वो उसका भी बहुत बड़ा रीजन ये 1962 का वॉर भी था। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो समझेंगे कि जब जब हमारे यहाँ वॉर हुए उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा जो जीडीपी है कहीं ना कहीं वो नीचे ही गया है। और अगर हम सोशल कॉस्ट देखते हैं वॉर का तो ह्यूज है। हमने जितने भी केसेस लॉसेस के बात किए वो तो एट द टाइम ऑफ वॉर था, बट अगर उसके बाद अगर आप देखते हो वॉर के टाइम पे बहुत ही हेविली कायोस क्रिएट हो जाता है। उस टाइम पे होता यूं है कि वो जितने भी वो एरिया जहाँ पे वॉर चल रहा है वो एरिया उसको खाली कर दिया जाता है। वहाँ पे लोग वापस वॉर के बाद जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं वापस से वैसा कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन स्टार्ट ना हो जाए।
वैसा डिवास्टेशन किसी को भी देखना पसंद नहीं है। तो वॉर के टाइम पे कंप्लीट कायोस हो जाता है, एक पूरा सोसाइटी, एक पूरा सोशल ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहां से लोग क्या करते हैं, रिपैट्रिएट करने लगते हैं, लोग दूसरे एरियाज में घुसने लगते हैं। जैसे कि आपका जो बांग्लादेश के सॉरी जो इंडिया पाकिस्तान 1971 का वॉर हुआ, जो कि जिसने हमने देखा कि फाइनली उससे बांग्लादेश बना। उस टाइम वॉर के बाद हुआ क्या था, जितने भी बांग्लादेशी थे वो डर के इधर उधर भागने लगे थे, बहुत सारे इंडिया में भी घुस आए। तो आप उसी चीज को अगर आप ये जो एनआरसी ये सब आया, आप ये उसको अगर समझोगे तो कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि वॉर उस टाइम हुआ, उसके बाद बहुत ही ह्यूज नंबर में लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहता कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहने का। तो लोग वहां से पीपल क्या किए, पीपल वहां से मूव आउट करना स्टार्ट किए। जब वो मूव किए तो जब वो 1 साल 2 साल 10 साल में तो पता नहीं चला, बट लेटर ऑन 50 साल के बाद अब ये पता चल रहा है कि वो जो लोग हैं वो उस एरिया को डोमिनेट करने लग रहे हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। तो ये वॉर की वजह से हमने समझा कि एक कायोस सा क्रिएट होता है, एक पूरा सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक वो रीजन में लोग जाना वापस पसंद नहीं करते हैं। और मतलब ऐसे बहुत ही मतलब सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस ही रहते हैं वॉर के। और जैसे कि वॉर के बाद का जो रिकंस्ट्रक्शन टाइम है वो भी हेवी रहता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमें। फिर उसके लिए एक अलग से फंड निकालना पड़ता है हमें, जिसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए, एंड सो ऑन। तो ये थे हमारे हार्श एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर। गाइस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि आप एज अ सिटीजन आज से 5 साल के बाद अगर ऐसा फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप भी ये डिमांड करने लगो कि दैट वी शुड वॉर। क्योंकि इस टाइम पे जब चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इस टाइम में मैंने बहुत के मुंह से सुना कि यार वॉर कर दो वॉर कर दो। तो आप समझो, एज ए न्यूक्लियर पावर एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन जिसका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है पूरे ग्लोबल ऑर्डर में, हमें ये चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना कि जितना भी अच्छे से डिप्लोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को रिसॉल्व कर लिया जाए। ऑफ कोर्स एंड इज अ वॉर, वॉर को एज अ एंड रखना चाहिए कि एंड में अगर कुछ नहीं बचा तो वॉर। वरना ऐसे अगर हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन था, चाइना को हमने काउंटर किया थ्रू इकोनॉमिक मीन्स, तो अब वैसे ही ज़्यादा बेटर तरीका है हमारा। क्योंकि अब इसके बाद का ही हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट द फ्यूचर वॉर वुड लुक लाइक, इसके बाद का जो फ्यूचर वॉर होगा वो कैसा होगा। तो हम उसे भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि क्या आज पहले जैसा वॉर होगा, सामने से 2 मिलिट्री बैठ के फाइट कर रहे हैं, क्या वो होगा, या फिर आपका जो वॉर होगा वो कुछ दूसरा टाइप से होगा। तो अब हम उसे समझते हैं कि हाउ द फ्यूचर वॉर वुड लुक लाइक।